नमस्कार आदाब, मैं अशर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने 17 महीने पूरे कर लिए हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय सार्थक राजनीतिक प्रतिनिधित्व का इंतजार कर रहा है। शुरुआती वादों के बावजूद अभी तक कोई मुस्लिम मंत्री नियुक्त नहीं किया गया है, जिससे समुदाय के कई लोग निराश हैं। शुरू से ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का कार्यभार मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने पास रखा था। उस समय कहा गया था कि इस कदम से अल्पसंख्यकों के मुद्दे का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा। हालांकि हकीकत में अधिकांश मुस्लिम नेताओं और संगठनों को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुँचने में मुश्किल होती है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के भीतर के वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं को भी समुदाय की चिंताओं को सामने रखने में संघर्ष करना पड़ता है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार तेलंगाना में शिक्षा और कृषि क्षेत्र को पंगु बना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन ने न तो कृषि क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई और न ही शिक्षा प्रणाली के प्रति जिम्मेदारी दिखाई है। एक्स पर एक पोस्ट में सिलसिला विधायक ने खरीफ सीजन की शुरुआत की ओर इशारा करते हुए और फसल ऋण माफी को पूरा करने, रायतु भरोसा वित्तीय सहायता वितरित करने और रायतु बीमा योजना को लागू करने में सरकार की विफलता पर सवाल उठाया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि किसान बार बार आश्वासन के बावजूद अभी भी सहायता का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस शासन के दौरान कृषि को एक त्योहार की तरह मनाया जाता था, आज कांग्रेस के शासन में ये गिरावट में है। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें करीब 242 लोग सवार थे। अहम बात यह है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इसी फ्लाइट में थे। इस हादसे को लेकर एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्लेन क्रैश को लेकर दुख जाहिर करते हुए सभी के लिए प्रार्थना की है। इसके साथ ही ओवैसी ने हादसे की जाँच की मांग की है। ओवैसी ने एक्स पर लिखा है कि गुजरात में एयर इंडिया की दुर्घटना से मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं विमान में सवार लोगों और उनके परिजनों के लिए दुआ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि दुर्घटना की गंभीरता के साथ जाँच हो। इस समय हैदराबाद और ग्रेटर हैदराबाद के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही, जिससे निवासियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा हो रही हैं। नामपल्ली, लकड़ी का पुल, खैरताबाद, पंजागुट्टा, टैंकबंड, हिमायतनगर, नारायणगुड़ा, मुशीराबाद, आरटीसी क्रॉस रोड, एबिट्स, कोटी, गोशा महल, चार मीनार, मलकपेट और चादरघाट सहित क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। नालियों के ओवरफ्लो होने से निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे कई सड़कें दुर्गम हो गई हैं। लगातार हो रही बारिश और उसके साथ साथ गरज और बिजली की चमक की वजह से नागरिकों को अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। रिपोर्ट बताती है कि कई कॉलोनियां बारिश के पानी में डूब गई हैं, जिससे हैदराबाद में दैनिक गतिविधियां ठप हो गई हैं। शहर के कई स्थानों पर यातायात जाम की खबरें भी आई हैं। तेज हवाओं की वजह से पेड़ों की टहनियां उखड़ गईं और कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है, जिससे इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। जारी बाढ़ के जवाब में जीएचएमसी अधिकारियों ने राहत उपाय शुरू कर दिया है। बीआरएस अगले महीने अपना बहुप्रतीक्षित सदस्यता अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसकी तैयारी जून के अंत तक शुरू होने की संभावना है। पार्टी नेतृत्व सभी स्तरों पर इस अभियान की निगरानी के लिए नामांकन समितियां बनाने की प्रक्रिया में है। इस साल अप्रैल में वारंगल में सफल रजत जयंती और स्थापना दिवस जनसभा ने बीआरएस कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी है। पार्टी प्रमुख और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के उत्साहपूर्ण भाषण ने पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और अब कार्यकर्ता लंबे समय से लंबित स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पार्टी की गतिविधियों को तेज करने के लिए उत्सुक हैं। ये चुनाव अगले 2 महीनों में होने हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि सदस्यता अभियान काफी समय से लंबित है और पार्टी नेतृत्व इसे जल्द से जल्द शुरू करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि अगले 2 महीनों में स्थानीय निकाय चुनाव होने की उम्मीद है। अगर इसमें और देरी होती है तो सदस्यता अभियान स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद ही शुरू किया जाएगा। अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर में अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए 265 लोगों के परिजन ब्लड सैंपल देने के बाद इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार है अपनों के शव का। इंतजार कर रहे इन परिजनों की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। इनमें से किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की बहन और किसी का पिता विमान हादसे में मारा गया है, लेकिन शव इतनी बुरी तरह जल गए हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में प्रशासन ने डीएनए टेस्ट कर शव की पहचान करने का फैसला लिया है। अहमदाबाद पहुंचे सभी परिजनों के ब्लड सैंपल लेकर जाँच की जा रही है। अब तक विमान हादसे में मारे गए लोगों में से 8 के शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों में से 8 की शनाख्त करने के बाद उनके शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। बृहस्पतिवार को हुए हादसे के बाद कम से कम 265 शवों को पोस्टमार्टम के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल भेजा गया था। निरीक्षक ने बताया कि इनमें से सिर्फ 8 की शनाख्त हो पाई क्योंकि उनके चेहरे पहचाने जा सकने की हालत में थे। उन्होंने बताया कि अन्य शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है, इसलिए उनकी शनाख्त के लिए डीएनए जाँच की जा रही है।
भारत में बड़े कोविड-19 मामलों के बाद अब थोड़ी राहत देखने को मिली है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने आज कोविड इन्फेक्शन को लेकर नए आंकड़े जारी किए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश भर में कोविड के कुल एक्टिव केस 7,131 हो चुके हैं। इससे पहले 12 जून को कुल मामले 7,154 दर्ज किए गए थे। इस लिहाज से कोविड के एक्टिव मामलों में तेज की गिरावट आई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के कुल 200 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 223 एक्टिव केस घटे। इससे अब कुल मामलों की संख्या 7,131 हो गई, जबकि पिछले 24 घंटों में पूरे देश में कोविड से ठीक होने वालों की संख्या 1,420 रही है। राज्य के अनुसार आंकड़ों में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 77 केस गुजरात में दर्ज हुए। इसके बाद राजस्थान में 32, उत्तर प्रदेश में 24, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 14-14, असम में 7, हरियाणा और झारखंड में 5-5, पुडुचेरी में 4, लद्दाख में 3 और ओडिशा में 1 मामला सामने आया है। हालांकि कोरोना से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। नए वेरिएंट के बाद अब तक 78 मौतें दर्ज की गई हैं। केरल में पिछले 24 घंटों में एक व्यक्ति के मरने का मामला सामने आया है। इससे पहले बुधवार को 3 लोगों ने जान गंवाई, जिसमें महाराष्ट्र 2, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक मरीज की मौत हुई थी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 21 मौतें दर्ज की गई, जबकि केरल में नए वेरिएंट से 20 लोग मरे हैं। कर्नाटक के मंत्री ने कहा है कि ये एक दर्दनाक दुर्घटना है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग इस घटना में मारे गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारों को इस दुखद घटना को सहने की शक्ति मिले। केंद्र सरकार को रेल दुर्घटना और इस बड़ी त्रासदी की जांच करनी चाहिए, जवाबदेही लेनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत ही दुखद घटना है। तो मैं सबसे पहले तो मेरे तरफ से जो लोगों के अत्यंत सभी परिवार के जितने लोग वहाँ पर उनके जाने चले गए हैं, उन सबको मेरे तरफ से श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्माओं को शांति दे और उनके जो परिवार वालों को उनका दुखद निधन का जो है ना वो सहन करने का शक्ति दें। आज जो केंद्र का सरकार है, आज जो हम देख रहे हैं जितने रेलवे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और आज जो दुर्घटना हुआ, बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ है, तो इसके बारे में जांच होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए और जो भी इसके प्रति उनके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए और नैतिक दृष्टि से भी अगर देखा गया तो उनको राजीनामा देना चाहिए। कौन राजीनामा? इजराइल और ईरान के बीच हुए हमले से एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। हमले की शुरुआत इजराइल की तरफ से की गई, जिसके जवाब में ईरान की तरफ से भी लगातार हमले जारी हैं। इन सब के बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ईरान में इजराइल के हवाई हमलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि ये स्वीकार्य नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री ने आज इजराइल को एक पुराना वैश्विक ठग बताया, जो अहंकार के साथ ये मानता है कि वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। इजराइल ने ईरान की राजधानी पर हमला किया, जिसमें देश के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य स्थलों को निशाना बनाया गया। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि इजराइल लंबे समय से वैश्विक ठग के रूप में काम कर रहा है और वो शालीनता का सामान्य तरीका नहीं अपनाता है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि वो इजराइल को अहंकार पूर्वक मानते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। विजयन ने कहा है कि ईरान पर हमले को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई विश्व शांति के लिए खतरा है। जो लोग विश्व शांति बनाए रखना चाहते हैं उन्हें इस तरह की कृतियों का विरोध करने और निंदा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।